हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज के सेशन में सेल डिवीज़न का अगला पार्ट चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें चार पार्ट के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न का अगला पार्ट। ठीक है, देखिए हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? तो मियोसिस फर्स्ट पढ़ाया था। मियोसिस फर्स्ट में मैंने बताया था आपको कि मियोसिस फर्स्ट के क्या होते हैं, तो चार उप पार्ट होते हैं। चार उप पार्ट के बारे में बताया था। ठीक है, तो चार पार्ट बताए थे। प्रोफेज फर्स्ट होता है, मेटाफेज सेकंड होता है, एनाफेज सेकंड फर्स्ट होता है और टेलोफेज फर्स्ट होता है। यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट पढ़ाए थे। अब प्रोफेज फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो कई उप, ठीक है, कई उप भागों को पढ़ेंगे या पढ़े थे, जिसमें था आपका लिप्टोटीन था, ठीक है, जाइगोटीन था, पैकेटीन था। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम लोगों ने इसे पढ़ा था। हमने फिर उसके बाद क्या पढ़ लिया था, मेटाफेज के बारे में पढ़ लिया था। मेटाफेज में क्या था, तो मेटाफेज में तुर्क धागे का क्या हो रहा था, पूरी तरह से क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था पूरी तरीके से। और दुसंयोजक तंतु, तुर्क तंतु यानी जिसे स्पाइंडल फाइबर कहा जाता है, स्पाइंडल फाइबर यानी बिवालेंट स्पाइंडल फाइबर के बारे में बताया था। कहा गया था कि ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो सेंट्रोमेयर के द्वारा जुड़ा होता है। इस पे बात हो गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसी में आगे पढ़ेंगे, इसी का एक अगला पार्ट पढ़ेंगे जो तीसरे नंबर का है, जिसे कहा जाता है एनाफेज पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना है, तो एनाफेज के बारे में पढ़ना है। देखिए हम एनाफेज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे एनाफेज। ठीक है, एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एनाफेज क्या होता है उसके बारे में सुन लीजिएगा पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एनाफेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट हो जाएगा। यहीं से हमें क्या करना है, इसको पढ़ना। एनाफेज फर्स्ट क्या होता है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि प्रत्येक जो विवालेंट किसमें था, तो मेटाफेज में था। उसमें क्या हुआ था, दुसंयोजी तुर्क तंतु जो होते हैं, जिसे बिवालेंट स्पाइंडल फाइबर कहते हैं, उनके मध्य में सेंट्रोमेयर जो होता है, सेंट्रोमेयर के द्वारा जुड़ा होता है, इसकी बात कही गई थी। लेकिन अब इसमें क्या है कि प्रत्येक जो बिवालेंट होता है, प्रत्येक बिवालेंट में एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर और दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खींचे जाते हैं। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रत्येक विवालेंट के में जो एक गुणसूत्र होता है एक ध्रुव की ओर, तथा दूसरा गुणसूत्र होता है दूसरे ध्रुव की ओर क्या हो जाता है, खींच जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से सुनिएगा, मैंने कहा प्रत्येक विवालेंट में प्रत्येक विवालेंट में प्रत्येक विवालेंट में एक गुणसूत्र एक ध्रुव की तरफ तथा दूसरे ध्रुव की तरफ खींच जाते हैं। ये है इसका आपका क्या किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनाफेज के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनाफेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इसका काम है। इसमें यानी विवालेंट में जो एक गुणसूत्र होता है एक ध्रुव की तरफ, तथा दूसरे गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की तरफ क्या हो जाते हैं, खींच जाते हैं। और क्या इसमें होता है, तो इसमें जो होता है सेंट्रो जो मेयर होता है, ठीक है, इसमें सेंट्रोमेयर का क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। इसमें सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता है। इसमें सेंट्रोमेयर का क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार जो कुल गुणसूत्र होते हैं वो आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर और आधा गुणसूत्र
आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, इसी कारण इसमें आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर और आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, दूसरे ध्रुव की ओर चले जाते हैं। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, ये तो था पहला आपका, मैंने कहा इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। इसमें मैंने क्या कहा, इसी कारण से आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की तरफ और आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की तरफ खींचे चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसको लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, पहले ये लिख लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, किसके कारण, तो सेंट्रोमियर की विभाजन न होने के कारण, ठीक है। इसी कारण से आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की तरफ तथा आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की तरफ चले जाते हैं, दूसरे ध्रुव की तरफ क्या हो जाता है, चला जाता है। ये रहा एनाफेज, ये रहा आपका एनाफेज के बारे में। एनाफेज में कुछ ज़्यादा नहीं है, एनाफेज में यही होता है कि जो विवालेंट होता है, विवालेंट में जो गुणसूत्र होते हैं, प्रत्येक विवालेंट के गुणसूत्र का क्या कहते हैं, एक ध्रुव की तरफ चला जाता है और दूसरा क्या होता है, दूसरे ध्रुव की तरफ चला जाता है। इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। और फिर क्या कहा गया कि आधा गुणसूत्र विभाजन न होने के कारण आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की तरफ हो जाते हैं, दूसरा आधा जो गुणसूत्र होते हैं, आधा गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, दूसरे ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एनाफेज। अब हम पढ़ने चल रहे हैं टेलोफेज। टेलोफेज के बारे में सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए टेलोफेज में क्या होता है, दोनों ध्रुवों, ठीक है, दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। मतलब दोनों ध्रुवों की ओर, जो दो ध्रुव में वो बटा है, उसमें केंद्रक झिल्ली का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। जब केंद्रक झिल्ली का निर्माण होगा, जैसे ही केंद्रक झिल्ली का निर्माण होगा, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, दो पुत्री कोशिका का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। वहां पर दो पुत्री कोशिका का निर्माण होना क्या हो जाता है, निर्माण होना शुरू हो जाता है। और एक समय बाद दोनों पुत्री कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण हो जाता है। टेलोफेज देखिए, ये हो गया आपका एनाफेज। देखिए टेलोफेज, टेलोफेज फर्स्ट। अभी हम लोग सेकेंड भी पढ़ेंगे भाई, टेलोफेज फर्स्ट पढ़ ले, फिर सेकेंड भी पढ़ेंगे, ठीक है। टेलोफेज फर्स्ट पढ़ लें, फिर टेलोफेज सेकेंड भी पढ़ेंगे। टेलोफेज फर्स्ट क्या होता है, टेलोफेज फर्स्ट क्या होता है, टेलोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए टेलोफेज फर्स्ट में मैंने बताया कि दोनों ध्रुवों का क्या होता है, दोनों ध्रुवों की ओर, ठीक है, दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। या दोनों केंद्रक के मतलब दोनों ध्रुवों के ओर केंद्रक झिल्ली का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए क्या कह रहा हूँ, दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इसी कारण एक मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिका में
एक मातृ कोशिका से। इसी कारण एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। निर्माण हो जाता है। इसको क्लियर करके रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, हमने अभी मियोसिस फर्स्ट पढ़ा। मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन से पढ़े हैं हम लोग? तो मियोसिस फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा? तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा। प्रोफेज फर्स्ट में भी कई उपवर्ग थे, उनको पढ़ लिया है हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने मेटाफेज पढ़ा, फिर उसके बाद एनाफेज पढ़ा, टेलोफेज पढ़ा। ये हो गया मतलब ये मियोसिस फर्स्ट का चरण था। अब मियोसिस सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें मियोसिस सेकेंड में क्या क्या होता है उसके बारे में जरा पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए, मियोसिस सेकेंड में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है, ठीक है। मियोसिस सेकेंड में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। इस प्रकार इसमें क्या होता है? दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। दो पुत्री कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और जब ऐसी बात आती है तो इसके बाद आप देखेंगे यही दो पुत्री कोशिकाएं पुनः क्या हो जाता है? उनके अंदर विभाजन शुरू होता है। तो ये जो दो पुत्री कोशिकाओं का पुनः विभाजन शुरू होता है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी विभाजन को कहा जाता है मियोसिस सेकेंड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मियोसिस सेकेंड कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। इसी प्रकार सुनिएगा ध्यान से, इसी प्रकार दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन यही दो पुत्री कोशिकाएं आगे चल के फिर से विभाजन शुरू कर देती हैं। और जब दो पुत्री कोशिकाएं आपस में फिर से विभाजन करना शुरू करती हैं तो इसी विभाजन को मियोसिस 2 कहते हैं। इसी विभाजन को क्या कहा जाता है? मियोसिस 2 कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, समझिएगा। इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन का भी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। ये चीज निकल कर आई। इसी प्रकार दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी प्रकार से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो पुत्री कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जब दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो यही दो पुत्री कोशिकाएं, तो लिखेंगे यही दो पुत्री कोशिकाओं का विभाजन फिर से शुरू हो जाता है। फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब फिर से शुरू हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को
इसी प्रक्रिया को मियोसिस सेकेंड कहते हैं। मियोसिस सेकेंड कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इसे अच्छे से समझाया भी आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए फिर से हम लोग अब मियोसिस सेकेंड पढ़ने चल रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? मियोसिस सेकेंड के बारे में। मियोसिस सेकेंड के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड, ठीक है। मियोसिस सेकेंड के बारे में पढ़ने चले। मियोसिस सेकेंड में मैंने अभी बताया भी है। मियोसिस सेकेंड में कुल 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। मियोसिस सेकेंड में क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। मैंने अभी बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि मियोसिस सेकेंड में क्या होता है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली का क्या होने लगता है? विभाजन शुरू हो जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली का क्या होता है? विभाजन होता है। और जब विभाजन होता है तो इसी प्रकार 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और यही 2 पुत्री कोशिकाएं आगे चल के फिर विभाजन करना शुरू करती हैं। तो जब यही पुत्री कोशिका विभाजन करना शुरू करती हैं तो इसी को क्या कहते हैं? मियोसिस सेकेंड कहते हैं। इसके भी 4 पार्ट होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। सभी के बारे में जान लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए पहला क्या है? तो पहला है प्रोफेज है। क्या है? प्रोफेज सेकेंड है। प्रोफेज सेकेंड है। प्रोफेज सेकेंड है, ठीक है। प्रोफेज सेकेंड है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? मेटाफेज है। क्या है? मेटाफेज सेकेंड है, ठीक है। मेटाफेज सेकेंड है। मेटाफेज सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? तो एनाफेज है। एनाफेज सेकेंड है। एनाफेज सेकेंड है, ठीक है। एनाफेज सेकेंड है। एनाफेज सेकेंड है। उसके बाद क्या है? टेलोफेज है। टेलोफेज है। टेलोफेज सेकेंड है, जिसे टेलो ऐसे लिखे, टेलोफेज सेकेंड है। ये हैं। अब ये चारों हो गए। अब इसी चारों को हम लोग क्या करेंगे? विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहला हेडिंग डालने चल रहे हैं प्रोफेज सेकेंड। क्या चल रहे हैं? तो प्रोफेज सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोफेज सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रोफेज सेकेंड क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रोफेज सेकेंड के बारे में जानने, ठीक है। मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड पढ़ने चल रहे हैं। प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड, ठीक है। प्रोफेज सेकेंड में सुनिएगा ध्यान से, समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें केंद्रक झिल्ली, ठीक है, और केंद्रिका क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। किसमें? इसमें प्रोफेज सेकेंड में शुरुआत होती है, जब विभाजन शुरू होता है तो विभाजन शुरू होते ही क्या हो जाता है? तो केंद्रक झिल्ली और कुछ केंद्रिका जो होती है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो होती है वो गायब हो जाती है। और क्या होता है? जो क्रोमैटिड होता है ना, वो सिकुड़ कर क्या हो जाता है? छोटा और मोटा हो जाता है। क्रोमैटिड जो होता है वो सिकुड़ कर छोटा और क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। कौन छोटा और मोटा हो जाता है? तो क्रोमैटिड हो जाता है। यहीं पर तुर्क धागे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तुर्क धागे का क्या होता है? निर्माण होना शुरू होता है। किसमें? प्रोफेज में तुर्क धागे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और एक एक जो सेंट्रियोल होते हैं, एक एक जो सेंट्रियोल होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं? दोनों ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? दोनों ध्रुवों पर। तो मैं लिख सकता हूँ इसमें, पहला अगर बनाऊँ तो पहला अगर लिखना हो तो लिख सकता हूँ इस प्रकार से कि इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में केंद्रक झिल्ली तथा कोश केंद्रिका गायब हो जाती है। गायब हो जाती है। इस प्रक्रिया में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। क्रोमैटिड
सिकुड़ कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। दूसरा क्या है, क्रोमैटिड, सिकुड़ कर छोटे व मोटे हो जाते हैं, छोटे व मोटे हो जाते हैं। क्रोमैटिड सिकुड़ कर क्या हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं। यहीं पर तुर्क तंतु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यहीं पर तुर्क तंतु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तुर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। तुर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। और क्या होता है, यही तुर्क तंतु का निर्माण शुरू होता है और एक एक जो सेंट्रियोल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ध्रुव पर चले जाते हैं, दोनों ध्रुव पर चले जाते हैं। एक एक सेंट्रियोल दोनों ध्रुव पर चले जाते हैं, दोनों ध्रुव पर चले जाते हैं, दोनों ध्रुव पर चले जाते हैं। ये रहा आपका दूसरा, ये रहा आपका तीसरा और ये रहा आपका चौथा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए देखिए, ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे की तरफ। हमने पढ़ लिया, पहला पढ़ लिया प्रोफेज, सेकेंड पढ़ लिया। अब इसी में प्रोफेज सेकेंड के बाद आता है मेटाफेज सेकेंड आता है। क्या आता है, मेटाफेज सेकेंड आता है। क्या आता है, मेटाफेज सेकेंड आता है। तो चलिए मेटाफेज सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। मेटाफेज सेकेंड पढ़ेंगे। मेटाफेज सेकेंड के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इस पर चर्चा भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना कि तुर्क तंतु का निर्माण पूर्ण हो जाता है। ठीक है, मेटाफेज में तुर्क तंतु जो होते हैं यानी स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं उनका निर्माण पूर्ण हो जाता है, तुर्क तंतु का निर्माण पूर्ण हो जाता है। ये चीज़ तो हो गई, तुर्क तंतु का निर्माण पूर्ण हो जाता है। लेकिन यहीं पर जो आपका क्रोमोसोम होता है वो सेंट्रोमेयर द्वारा, ठीक है, क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर द्वारा स्पाइंडल फाइबर जिसे तुर्क तंतु कहते हैं, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर जो होता है उसके क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर के बीच में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। किसके द्वारा जुड़ता है, तो क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर द्वारा स्पाइंडल फाइबर के बीच क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर से सुनिएगा, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है वो सेंट्रोमेयर द्वारा स्पाइंडल फाइबर के दोनों ओर क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर के बीच जुड़ जाता है। क्रोमोसोम जुड़ता है, किस में जुड़ता है, स्पाइंडल फाइबर के बीच में। किसके द्वारा जुड़ता है, तो सेंट्रोमेयर द्वारा। तो हम लिख सकते हैं, पहले ये हो गया ना। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसमें तुर्क तंतु का निर्माण पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तुर्क तंतु का निर्माण पूर्ण हो जाता है। ठीक है, पूर्ण हो जाता है, तुर्क तंतु का निर्माण क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर द्वारा, ठीक है, सेंट्रोमेयर द्वारा स्पाइंडल फाइबर के बीच जुड़ जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यही इतना इसमें है, यही यहाँ से आएगा। ठीक है, बीच जुड़ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। किसके बारे में बात किए हैं, मेटाफेज के बारे में बात किए हैं। किसके बारे में बात किए हैं, तो मेटाफेज के बारे में हम। चले भाई,
ये हो गया मेटाफेज पढ़ लिया हम लोग। अब पढ़ेंगे एनाफेज सेकेंड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एनाफेज सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। एनाफेज सेकेंड देखिए, ठीक है, एनाफेज सेकेंड को देखिए, ठीक है, एनाफेज सेकेंड। सेकेंड के बारे में इसमें क्या होता है, तो एनाफेज सेकेंड में सेंट्रोमेयर का क्या होने लगता है, विभाजन शुरू हो जाता है। किसका विभाजन शुरू होने लगता है? और चूंकि हमारा क्रोमोसोम किससे जुड़ा होता है, तो सेंट्रोमेयर द्वारा किसको जोड़ता है, तो स्पाइंडल फाइबर के बीच में जुड़ा होता है। ये आपको मैंने अभी बताया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो सेंट्रोमेयर होते हैं उनका विभाजन शुरू हो जाता है किसमें, तो सेंट्रोमेयर का विभाजन के फलस्वरूप जो होता है, क्रोमोसोम के जो दोनों ओर क्रोमैटिड होते हैं, दोनों क्रोमैटिड होते हैं वो अलग होने लगते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तथा अलग होने पर वो दोनों ध्रुवों के क्या हो जाते हैं, दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। दोनों ध्रुवों की एक ध्रुव की तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। और जब ऐसी स्थिति देखने को मिलता है ना, तो वहां पर कोशिका में संकुचन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका में संकुचन शुरू हो जाता है। तो सेंट्रोमेयर के विभाजन के कारण विभाजन के परिणाम स्वरूप सेंट्रोमेयर के विभाजन के परिणाम स्वरूप क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं, तथा दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ऐसा होने पर, ओहो 2 मिनट रुके, लाइट आ जाती है तो बताते हैं। 2 मिनट में आ जाएगी लाइट। चलिए दोस्तों, लाइट आ गई। देखिए, हमने अभी बताया कि सेंट्रोमेयर के विभाजन के परिणाम स्वरूप क्रोमोसोम्स में के क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं और दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ऐसा होने पर क्या होता है, कोशिका में संकुचन शुरू हो जाता है। ऐसा होने पर कोशिका में संकुचन शुरू हो जाता है। कोशिका में संकुचन शुरू हो जाता है। यहीं तक था कि आपका एनाफेज हुआ। यहीं पर क्या हुआ, एनाफेज समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेलोफेज के बारे में। जो लास्ट है इसका है टेलोफेज। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं टेलोफेज के बारे में। टेलोफेज सेकेंड। टेलोफेज सेकेंड, ठीक है, टेलोफेज सेकेंड के बारे में अब ध्यान से सुनिएगा। यहीं पर पूरी चारों, मतलब जो 2 पुत्री कोशिकाएं हैं वो 4 पुत्री कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, 4 नई कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए, दोनों ध्रुव जो होते हैं, दोनों ध्रुव की ओर, ठीक है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है। जो दोनों ध्रुव हैं और दोनों की तरफ बटे हुए हैं, तो वहां पर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। केंद्रक झिल्ली के निर्माण के साथ साथ केंद्रिका का भी निर्माण शुरू हो जाता है। और जब केंद्रिका का निर्माण होने लगता है, तो केंद्रक के विभाजन के बाद, जब केंद्रिका का निर्माण हो जाएगा, तो केंद्रक के विभाजन के बाद क्या हो जाएगा, तो कोशिका द्रव्य भी बटने लगेंगे, यानी कोशिका द्रव्य का भी निर्माण शुरू हो जाता है। और जब कोशिका द्रव्य का निर्माण शुरू हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है कि जो एक मातृ कोशिका थी, ठीक है, एक मातृ कोशिका से
4 पुत्री कोशिकाओं का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और यही पुत्री कोशिकाओं का जब निर्माण हो जाता है तो वहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की उपस्थिति में, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की उपस्थिति में क्रोमोसोम की संख्या की क्या हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या की आधी हो जाती है। कौन? तो गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की उपस्थिति में क्रोमोसोम की संख्या की आधी हो जाती है। ये क्या है, टेलोफेज में दिखाया गया है, टेलोफेज में दिखाया गया। तो पहले क्या होगा, दोनों ध्रुवों का क्या होना, अलग होना, अलग अलग होकर क्या बनाना, केंद्रक झिल्ली बनाना। और केंद्रक झिल्ली के निर्माण के साथ साथ क्या हो जाता है, तो केंद्रक झिल्ली के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी निर्माण शुरू हो जाता है और केंद्रिका का भी निर्माण शुरू हो जाता है। देखिए मैंने क्या बोला, दोनों ध्रुवों के साथ साथ यानी दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, निर्माण होता है। दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, साथ ही साथ केंद्रिका का भी निर्माण होता है, केंद्रिका का भी निर्माण होता है। और केंद्रक विभाजन के कारण कोशिका द्रव्य का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। केंद्रक निर्माण के द्वारा कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या से आधी रह जाती है। तो मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या उसमें उपस्थित क्रोमोसोम की आधी रह जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, आधी रह जाती है। ये हो गया, ये कंप्लीट हुआ टेलोफेज के बारे में। टेलोफेज जो है यहाँ से कंप्लीट हुए, मियोसिस 2 का यानी मियोसिस सेकेंड खत्म हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन भी उठता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, क्या है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, मिटोसिस और मियोसिस में विभाजन देखेंगे हम लोग। ठीक है, अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी स्टार्ट ले लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए आप जल्दी घबराइएगा नहीं, आपका प्लेलिस्ट बन जाएगा, प्लेलिस्ट बनेगा आपका। ठीक है, बना रहे हैं, बन जाएगा जल्दी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है,
डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस यानी अंतर अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में हम अंतर देखेंगे। तो इधर क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं समसूत्री और उधर लिख सकते हैं अर्धसूत्री। तो लिखेंगे समसूत्री और इधर लिखेंगे अर्धसूत्री। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री का विभाजन में अंतर देखेंगे। पहला देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे, इसी तरह से देखेंगे। पहले हम लोग समझेंगे फिर देखेंगे। पहले समझिएगा, जो समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन जो देखने को मिलेगा, यह विभाजन कायिक या दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। यह किस में मिलेगा, तो कायिक और दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यह जनन कोशिकाओं में होता है। ये किस में होता है, जनन कोशिकाओं में, और यह कायिक और दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। फिर से सुनिएगा, यह कायिक और दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। और यह किस में मिलता है, तो ये मिलता है आपका जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। इसके द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। किसके द्वारा, इसके द्वारा दो कोशिकाएं बनती है। जबकि इसके द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, जो प्रत्येक नई कोशिका होती है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, समान रहती है। इसमें जो भी मतलब नई कोशिकाएं बनेंगी, प्रत्येक नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। मैंने शुरू से पढ़ाते आया हूँ कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। ठीक है, यहाँ पर पूर्वावस्था जो होता है वो जल्द समाप्त होता है। यहाँ पर पूर्वावस्था क्या होता है, जल्द समाप्त होता है। लेकिन इसमें पूर्वावस्था क्या, ये कई उप अवस्थाओं में बदल जाता है। और ऐसा करने पर क्या होता है, थोड़ा सा समय लेता है, थोड़ी सी देर में इसको समाप्त करता है। इसके द्वारा आनुवांशिक भिन्नता नहीं होती। इसके द्वारा जो होता है आनुवांशिक भिन्नता देखने को नहीं मिलती, जबकि इसके द्वारा आनुवांशिक भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक बार विभाजित होते हैं। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक बार विभाजित होते हैं, जबकि इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य 2 बार विभाजित होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। यही हमारे पास 4-5 जो है लिखना है और यहीं से क्वेश्चन भी उठते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी बताएंगे जिसको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने कहा, इसमें जो विभाजन होता है वो कायिक और दैहिक देखने को मिलता है। ठीक है, यह विभाजन कायिक और दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो लिखेंगे, यह विभाजन कायिक व दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है, कायिक या दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, यह विभाजन कायिक और दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। यह विभाजन कायिक और दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। कौन सा भाई, तो समसूत्री विभाजन। कौन सा, समसूत्री विभाजन कायिक और दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, कायिक और दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो किस में देखने को मिलता है, तो जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। बात समझ में आई भाई, क्लियर है। चलें आगे, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसके द्वारा 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इसमें दूसरा लिखा है, इसके द्वारा 2 नई
कोशिकाएं बनती हैं, जबकि इसके द्वारा 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर देखिए, इसके द्वारा 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। इसके द्वारा 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। इसमें प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या समान होती है। ठीक है, इसमें प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इसमें प्रत्येक नई कोशिका में क्रोमोसोम्स समान होते हैं। जबकि इसमें मातृ कोशिका की क्या रह जाती हैं? आधी रह जाती हैं। इसमें देखेंगे क्या कहेंगे, क्या मैंने बताया? तो मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्याएं क्या होती हैं? आधी रह जाती हैं। इसमें नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, आधी रह जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, मैं छोटा कर देता हूँ आपको दिखे। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, ये हो गया आपका। यहाँ पर विभाजन कायिक और दैहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। इसके द्वारा 2 नई कोशिकाएं बनती है, इसके द्वारा 4 नई कोशिकाएं बनती है। इसमें प्रत्येक नई कोशिका में क्रोमोसोम समान होते हैं। इसमें नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। हमने 3 पढ़ लिया, अब चौथा और 5वां 6वां पढ़ना है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, 3 पढ़ लिए थे, चौथा पढ़ने चल रहे हैं। चौथा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी मैंने चौथा बताया भी था कि पूर्व अवस्था जो होता है इसमें जल्दी समाप्त होता है। इसमें कई पूर्व अवस्था कई उप अवस्था में बांटे जाने के कारण ये थोड़ी देरी में समाप्त होता है। इसमें पूर्व अवस्था जल्दी समाप्त हो जाता है। इसमें पूर्व अवस्था कई उप अवस्था में बंटने के कारण थोड़ी देर में समाप्त होता है। ठीक है, सब थोड़ी देर में समाप्त होता है। ठीक है, इसमें जो है ना, इसमें आनुवांशिक भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। इसमें आनुवांशिक भिन्नता होती है। देखिए, अगला हम क्या करें, 5वां।
इसमें आनुवांशिक भिन्नता देखने को, आनुवांशिक भिन्नता नहीं होती है, इसमें आनुवांशिक भिन्नता होती है, इसमें आनुवांशिक भिन्नता देखने को मिलती है, इसे लिखिए, देखने को मिलती है। इसमें आनुवांशिक भिन्नता देखने को मिलती है, इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, समझ में आया। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में विभाजन सिर्फ एक बार होता है, इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक में विभाजन 2 बार होता है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इसमें कोशिका द्रव्य व केंद्रक में विभाजन एक बार होता है, इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक में विभाजन एक बार होता है, इसमें कोशिका द्रव्य व केंद्रक में विभाजन 2 बार होता है, ठीक है। इसमें विभाजन 2 बार होता है और इसमें विभाजन 1 बार होता है। यही रहा पूरा। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, अंतर है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में यही आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, और उसको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको समझना और ध्यान दीजिएगा और इसको याद करके रखिएगा। कह रहा है कि जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। समझ में आई बात, एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। मैं लिखता हूँ पहला, इसमें फर्स्ट, समसूत्री विभाजन की खोज, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। वाल्टर, आप भी ऐसे ही लिखेंगे, फ्लेमिंग ने किया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। असूत्री विभाजन पाया जाता है, असूत्री विभाजन पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री विभाजन पाया जाता है। तो मैंने क्या लिखा, ठीक है, असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकाओं में पाया जाता है, में पाया जाता है, पाया जाता है। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। मैंने बताया कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र किस अवस्था में होता है, तो यस अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है, यस अवस्था में होता है। ये बहुत जरूरी नहीं है। देखिए, अब बोला है कि कैंसर किस कारण से होता है, तो कैंसर किस कारण से होता है बताइए। तो जब हम सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर हमें कैंसर होता है। फिर से सुनिए, सूत्री विभाजन की प्रक्रिया करने वाली प्रक्रिया, ठीक है, सूत्री विभाजन, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया, ठीक है, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तब हमें कैंसर होता है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कैंसर, कैंसर होने का मुख्य कारण, मुख्य कारण सूत्री विभाजन को नियंत्रित, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया बंद हो जाती है, तब बंद हो जाती है, ठीक है। कैंसर होने का मुख्य कारण सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया बंद हो जाती है, ठीक है। यही कारण है कि हमें क्या होने लगता है, कैंसर होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, कैंसर होने लगता है। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार की कोशिका के विभाजन का परिणाम है। शरीर में जो घाव लग गए, अभी देखिए मेरी उंगली में कट हुआ है, ये जहाँ यहाँ पर जो चोट लगी है, इस चोट को भरने का काम कौन करता है, तो समसूत्री विभाजन की वजह से होता है। शरीर में घाव का भरना किसके कारण होता है, तो समसूत्री विभाजन के कारण होता है। तो किस प्रकार की कोशिकाओं का विभाजन देखने को मिलता है, कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, तो समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। देखिए क्या कह रहा हूं, शरीर में घावों को भरने के लिए होने वाला विभाजन समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए फिर एक बार दोहरा देता हूँ। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कैंसर होने का मुख्य कारण सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया बंद हो जाती है। शरीर में घाव को भरने के लिए होने वाला विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा, जाइगोट में, ठीक है, किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है जाइगोट में। देखिएगा, इसको उतार लीजिए। पांचवा, जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। अर्धसूत्री
कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। जाइगोट में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को किसमें मिलता है? जाइगोट में। अब अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो बीजमैन टेलोफेज ने की थी। किसने की थी? तो बीजमैन टेलोफेज ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो बीजमैन टेलोफेज ने की थी। चलिए, टेलोफेज सेकेंड ने की थी। देखिए क्या मैंने कहा अर्धसूत्री विभाजन की खोज, अर्धसूत्री विभाजन की खोज, अर्धसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन टेलोफेज सेकेंड ने की थी। टेलोफेज सेकेंड ने की थी। ठीक है, टेलोफेज सेकेंड ने की थी। बीजमैन टेलोफेज सेकेंड ने की थी। ठीक है, समझ में आई बात? ये रहा आपका क्या है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि विनिमय किस अवस्था में होता है? तो पैचिटीन की अवस्था में विनिमय यानी क्रॉस ओवर किस अवस्था में देखने को मिलता है? तो पैचिटीन की अवस्था में। तो क्रॉस ओवर की अवस्था या विनिमय की अवस्था। ठीक है, क्रॉस ओवर जिसे क्या कहा जाता है? विनिमय। इसको ऐसे लिखिए, क्रॉस ओवर की अवस्था क्रॉस ओवर की अवस्था, क्रॉस ओवर की अवस्था किसमें देखने को मिलता है? पैचिटीन में। पैचिटीन में देखने को मिलता है। पैचिटीन में देखने को मिलता है। पैचिटीन में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। पैचिटीन में देखने को मिलता है। क्रॉस ओवर की अवस्था पैचिटीन में देखने को मिलता है। ठीक है, पैचिटीन में देखने को मिलता है। ये रहा। अब आप समझिएगा, लगभग आपका कोशिका विभाजन समाप्त हुआ। अब हम कोशिका विभाजन के बाद ऊतक यानी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा जो पढ़ने का अगला जो चैप्टर है वो है टिश्यू। हम लोगों ने कोशिका, ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा? कोशिका विभाजन पढ़ा। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? अब हम पढ़ेंगे टिश्यू, पढ़ना शुरू करेंगे कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के बारे में जानना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम टिश्यू के बारे में जानेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, ये हुआ आपका समाप्त। अब हम लोग इसका अगला चैप्टर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर क्या होगा आपका? टिश्यू। कल से शुरू करेंगे टिश्यू। आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपको कमेंट का जवाब मिलेगा। ठीक है, और मेरे वीडियो को आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर कहीं कमी रह जाती तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। देखिए, एक शब्द मैं कह के यहीं से ख़त्म करना चाहता हूँ कि जीवन अगर है, ठीक है, तो जीवन में अगर आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। वक्त से मतलब वक्त के हिसाब से जो चलेगा वो बहुत कुछ सीख लेगा। वक्त ही हमें अच्छी सीख देता है। वक्त के साथ आपके आपके रिश्ते बदलेंगे। वक्त एक ऐसा वक्त आएगा जब जो कहते हैं ना कि जो नहीं जुड़ना चाहेगा वो भी जुड़ेगा, और एक वैसा वक्त आएगा कि जब आपको ऐसे लोग छोड़कर चले जाएंगे जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद होती है, जिससे आप
बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो भी छोड़कर चला जाता है। तो जीवन का सबसे बड़ा वो गुरु कौन होता है? वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखा जाता है ना, वो कोई नहीं सिखा पाता है। इस वजह से अपने वक्त का इंतज़ार करिए, बस प्रॉपर मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। वैकेंसी कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, उस पर जो भी है, अगर आप एक वैकेंसी आती है तो भी फाइट करेंगे, बस आप मेहनत करिए। जब आप मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। मंजिल की तलाश में निकले हैं तो मंजिल तक पहुँच ही जाएँगे, थोड़ी देर सही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।